हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा दुनिया के एक महान फिलोसफर की, एक महान दार्शनिक की। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा सुकरात की, सोक्रेटिस। वो एक ऐसे महान दार्शनिक हुए जिन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा। फिर हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में? हमें पता चलता है उनके जो शिष्य हुए उनकी रचनाओं से। उनमें भी मुख्यतः दो शिष्य उनके हुए, जेनोफोन और अफलातून। कुछ अजीब लगा आपको ये नाम अफलातून? सुना हुआ नाम है। तो क्या आप जानते हैं कि अफलातून किसका नाम था? अफलातून था सुकरात के शिष्य प्लेटो का नाम। जैसे हम अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर बोलते हैं, सोक्रेटिस को सुकरात बोलते हैं, प्लेटो के शिष्य हुए अरिस्टोटल, उनको अरस्तु बोलते हैं। ऐसे ही प्लेटो को जो अरबी भाषा थी उसमें कहा गया उसको अफलातून, और फिर अरबी भाषा से फारसी और उर्दू से होता हुआ भारत में ये शब्द आया अफलातून। तो हम प्लेटो कहेंगे। तो प्लेटो और जेनेफन, इनके जो रचनाएं हैं उनसे हमें सुकरात के बारे में पता चलता है। प्लेटो ने तो मुख्यतः जो भी उनकी रचनाएं हैं उनमें मुख्य किरदार सुकरात को ही बनाया है। तो इनका जन्म हुआ था 470 बीसी में। कहीं कहीं ये 469 बीसी भी लिखा मिलता है। तो 470 बीसी या 469 बीसी में इनका जन्म हुआ, ग्रीस में, एथेंस शहर के पास ही। इनके पिता एक प्रस्तर कर्मी थे, प्रस्तर पत्थर का काम करने वाले एक मूर्तिकार थे, और इनकी माता एक दाई का काम करती थी। तो अपने माता और पिता, इन दोनों का इनके जीवन में बड़ा प्रभाव नजर आया, और ये अपने आप को अपने पिता के रूप में, जो उनका काम था एक मूर्तिकार का, तो अपने आप को मूर्तिकार से भी अपनी तुलना करते थे और अपनी तुलना दाई से भी करते थे। ये मुख्यतः क्या करते थे उस समय एथेंस में? जो युवा थे वो बड़े इनके प्रशंसक थे, इनके फॉलोवर थे। युवाओं से बात करते थे और उनको सिखाते थे कि हमें बातों को जैसा सदियों से चली आ रही है ऐसे ही नहीं मानना है, हमें प्रश्न पूछना है, हमें जिज्ञासा पैदा करनी है, कोई चीज क्यों हुई है इस बारे में बातचीत करनी है। तो ये अपने आप को एक मूर्तिकार के रूप में कहते थे कि जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बनाता हो, तो वास्तव में तो वो मूर्ति उस पत्थर में पहले ही है। मूर्तिकार ने तो क्या किया, उस कल्पना को, जो मूर्ति बनानी थी उसको साकार करने के लिए जो फालतू पत्थर था जिसकी जरूरत नहीं थी उसको उस पत्थर से, बड़े पत्थर से हटा दिया, यानी अनावश्यक पत्थर को बाहर कर देना। तो सुकरात कहता है इसी तरह मैं भी जो है, लोगों में ज्ञान तो पहले से है ही, लेकिन उस ज्ञान के आसपास जो अज्ञान भरा हुआ है मैं वो निकालता हूं। इसलिए वो अपनी तुलना एक मूर्तिकार से करते थे। वो अपनी माता का, उनकी माँ का जो पेशा था दाई, उससे भी तुलना करते थे कि मेरा काम एक दाई का काम भी है। भी जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है और दाई का काम होता है कि वो बच्चा किस तरह से उसका जन्म सुरक्षित हो, तो वो अपनी तुलना करते थे कि भी लोगों के अंदर ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान का उनको पता नहीं, वो ज्ञान बाहर कैसे प्रदर्शित हो, बाहर कैसे दिखाई दे, कैसे निकले, वो काम वो करते हैं। एक और टर्म का यूज करते थे वो अपने लिए, गैड फ्लाई। गैड फ्लाई होती है घोड़े पे बैठने वाली मक्खी, ऐसी मक्खी जो घोड़े को बार बार डंक मारती है। कोई घोड़ा मान लो सुस्त हो, उसको बार बार डंक मारेगी, इतना डंक मारेगी कि वो मजबूर हो जाएगा खड़ा होने के लिए, और घोड़ा चाहता है कि ये मक्खी किसी तरह से मर जाए। तो वो जो एथेंस की तुलना करते थे वो घोड़े से करते थे और अपने आप को गैडफ्लाई कहते थे कि मैं प्रश्न पूछ पूछ करके
एथेंस में लोगों की अज्ञानता दूर करता रहूंगा, एक गैडफ्लाई की तरह काम करूंगा मैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तुलना एक मूर्तिकार से भी की, दाई से भी की और गैडफ्लाई से की। उनकी जो अपीयरेंस थी, मतलब देखने में बहुत सुंदर नहीं थे। जैसा वर्णन किया जाता है कि बड़ी मोटी आंखें थी, बाहर की ओर उभरी हुई, नाक बड़ा चपटा था, बड़े बड़े नथुने थे, पेट बड़ा हुआ था और कई कई दिन वो नहाते नहीं थे, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं होता था, एक फटा हुआ सा कोट पहना होता था। ऐसी उनका चित्रण किया गया है। और मजे की बात है कि एक बार कहा जाता है कि उन्होंने एथेंस में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लेना निश्चित कर लिया कि मैं भाग लूंगा। लोगों ने कहा कि आप इसमें क्या करोगे? तो उसने तर्क दिया कि भी मेरी आंखें बड़ी है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर ढंग से देख सकता हूँ, मेरे नाक के नथुने बड़े बड़े हैं, मैं ज्यादा अच्छे से सूंघ सकता हूँ। तो इस तरह के भी तर्क दिया करते थे। खैर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो उनको कहाँ मतलब विजेता घोषित करना था, ये एक अलग बात है। उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया, सैनिक के रूप में भी कार्य किया एथेंस के लिए। उस समय ग्रीस के दो शहर थे, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा एक सैन्यवादी महाशासन था और उनकी जो स्थल सेना थी वो शक्तिशाली थी। एथेंस में लोकतंत्र था और इनकी जो जल सेना थी उस समय 500 बीसी के आसपास की बात है, वो बड़ी शक्तिशाली थी। तो इनका युद्ध हुआ, बड़ा लंबा युद्ध बीच बीच में चलता रहा, 27 साल युद्ध चला वो, और अंत में एथेंस की हार हो गई। एथेंस की हार होने से लोकतंत्र, देखिए कितना उस समय लोकतंत्र था। 470 बीसी में जन्म हुआ सुकरात का। वैसे तो वर्तमान समय में हम लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसके अनुसार सबसे पुराना लोकतंत्र यूएसए को कहा जाता है, लेकिन उस समय को हम कह सकते हैं एक सीमित लोकतंत्र था। उस समय लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा थी, लेकिन नागरिकों को अधिकार था, कुछ विशेष अधिकार थे। खैर चलो विषय से नहीं भटकते। तो स्पार्टा की जीत हो गई। स्पार्टा की जीत होने से स्पार्टा ने एथेंस में कुछ लोग थे जो उसके कहने के थे, उनका शासन स्थापित करा दिया। और ये कहा जाता है कि 30 तानाशाह थे, 30 टायरेंट्स इनका शासन था। इन्होंने अपने शासन में बहुत क्रूरता बरती, बहुत से लोगों को मार दिया बिना मुकदमे के, लगभग 1500 लोगों को मार दिया। इनमें भी मुख्यतः था क्रेटियास, और क्रेटियास भी पहले सुकरात का ही शिष्य रहा था। तो बड़ा उथल पुथल का समय था एथेंस के लिए। इसलिए एथेंस के जो प्रभावी लोग थे उनको लगने लगा कि सुकरात एक सही व्यक्ति नहीं है, ये विवादास्पद व्यक्ति है, और इसी का शिष्य क्रेटियास जो इतना क्रूर है वो आज सत्ता में है। बाद में जो क्रेटियास थे, क्रेटियास से भी इसके संबंध खराब हो गए थे। एक बार इन 30 तानाशाहों ने एक सेना का जनरल था उसको सजा देनी थी। उस पे आरोप लगाया गया कि युद्ध के दौरान जो सैनिक मर गए थे उसके साथी, उनके शव वो वापस लेकर नहीं आया। सुकरात ने इसका विरोध किया। फिर एक और अवसर पर एक किसी और को सजा देनी थी और उसके लिए सुकरात और इसके 4 दोस्तों की ड्यूटी लगा दी गई कि आपको उस व्यक्ति को घर से लेकर के आना है, सजा देनी है। सुकरात ने इसको मना कर दिया। तो इस तरह ये सीधा सीधा राजद्रोह था। तो सुकरात को निश्चित था कि मृत्युदंड मिल सकता था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इनका 30 तानाशाहों का शासन खत्म हो गया। केवल 8 महीने के लिए, 404 बीसी से 403 बीसी तक, 404 बीसी के थोड़ा सा एंड में 8 महीने केवल इनका शासन रहा। लोग ज्यादा विद्रोह होने लगा था, कुछ बाहर चले गए थे, फिर सैन्य इकट्ठी करके, वो उतनी डिटेल में नहीं जाते। तो इनका शासन बड़ा कम समय का रहा। अब हम बात करेंगे कि सुकरात को इतना महान दार्शनिक क्यों कहते हैं। वेस्टर्न जो फिलोसफर है, वेस्टर्न फिलोसफी का इनको फादर कहा जाता है, जो पश्चिमी दर्शन है उसका जनक कहा जाता है। तो कुछ मुख्यतः बातें 3-4 का मैं वर्णन करूंगा। सबसे पहला तो इनका एक पॉइंट था, एक सिद्धांत था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अब ये एक बड़ा विरोधाभासी सा कथन है। आज के समय में अगर हम देखें,
कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ भी ना पता हो वो भी कभी स्वीकार नहीं करता कि मुझे कुछ नहीं पता। और एक ऐसा व्यक्ति जिनको आज हम 2500 वर्ष के बाद भी जिसकी बात कर रहे हैं, उसने अपने समय में ये कहा कि मैं ये बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इनका एक दोस्त था, वहीं एक पास शहर था डेल्फी। डेल्फी में महिलाएं ओरेटर होती थी। ओरेटर मीन्स भविष्य बताती थी वो। तो डेल्फी की ओरेटर के पास इसका एक दोस्त गया। उसने पूछा भी क्या एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति है? तो जो डेल्फी के ओरेटर थे उसने कहा कि नहीं, सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब ये बात सुकरात को पता चली तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो तो समझता था कि भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। तो फिर उसने परख करने की कोशिश की कि जो एथेंस के बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, भी मैं उनसे बातचीत करना शुरू करूंगा। तो फिर वो बातचीत करना शुरू कर देता था। इस तरह धीरे धीरे वो उसकी चर्चा होने लगी। उसकी बातचीत का जो तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था। उसको आज के समय में हम सोक्रेटिक मेथड बोलते हैं, सुकरातीय पद्धति। जैसे मान लो कोई सेना का अधिकारी था, उससे उसने प्रश्न किया कि भी साहस क्या है, हिम्मत क्या है। अब वो सेना में था तो उसका जवाब था कि भी युद्ध में डटे रहना ही हिम्मत है। तो सुकरात ने कहा भी क्या कभी कभी कोई ऐसी रणनीति बनानी हो, शत्रु को अपने जाल में फंसाना हो और उसके लिए हमें पीछे हटना पड़े, तो क्या वो साहस नहीं है? तो वो व्यक्ति कहता है नहीं, वो भी साहस है। तो फिर सुकरात कहता है कि इसका मतलब जो आपने पहले कहा वो गलत कहा। अब इस तरह से वो बातों में उलझा लेता था। वो तब तक प्रश्न पूछता रहता था कि जब तक दूसरा व्यक्ति या तो समर्पण ना कर दे कि मेरे को कुछ नहीं पता, या वह सुकरात को संतुष्ट ना कर दे। और ऐसा बड़ा कम अवसर हुए कि वो कोई भी व्यक्ति सुकरात को संतुष्ट कर पाया। इस पद्धति को हम सुकरातीय पद्धति बोलते हैं। और आज भी हमारे देश में नहीं, विश्व भर में बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बहुत से अच्छे कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेज है, वहां इस पद्धति का यूज किया जाता है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए। इवन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि हमें जो सुकरातीय पद्धति, सोक्रेटिक मेथड है, उसका यूज करना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछना शुरू करें। कोई बात क्यों, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में प्रश्न पूछना शुरू करें। तो उस पद्धति का देखो आज भी इतना महत्व है। खैर, अब दूसरी बात करते हैं कि जो फिलोसफी का एक और सिद्धांत था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना जांचा गया जीवन, बिना जांचा परखा गया जीवन जीने लायक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सुकरात कहते थे कि हमें स्वयं ही अपना आत्म निरीक्षण करना चाहिए, आत्म चिंतन करना चाहिए। हम जीवन में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं क्या वो सही है। हमें अपने आप से बात करनी होगी। जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं, जिन बातों को हम अपना नैतिकता समझते हैं, क्या वो वास्तव में सही है। और जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, उनको ज्यों का त्यों स्वीकार मत करो, उनके बारे में भी प्रश्न करो। इस तरह से धीरे धीरे युवा लोग इनके संपर्क में आने लगे और वो अपने माता पिता से भी विरोध करने लगे। साथ ही साथ जो समाज के धर्म के ठेकेदार थे, उनसे भी चर्चा करने लगे, विरोध करने लगे। और धीरे धीरे एथेंस में ऐसा माहौल बन गया कि जो उस समय के सत्ता को चलाने वाले लोग थे, उनको लगने लगा कि ये व्यक्ति देश के लिए खतरनाक है। उनका एक और एक और सिद्धांत था, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। इस पे बड़ी चर्चा होती है। प्लेटो का एक शिष्य रहा अरिस्टोटल, अरस्तु ने भी प्रश्न उठाया कि ये सही नहीं है। मतलब सुकरात ये कहते थे कि कोई व्यक्ति गलत कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसको सही ज्ञान नहीं है। जैसे ही उसको सही ज्ञान प्राप्त होगा, वो गलत कार्य करना छोड़ देगा। मान लो उदाहरण लेते हैं हम कि चोर चोरी करता है, हम तो देखते हैं चोर को तो पता है भी गलत काम है। या कोई शराबी जो है, बहुत ज्यादा शराब जो पीता है, उसको पता है भी शराब पीना नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है।
लेकिन सुकरात का विचार कुछ और था। सुकरात कहता है भी छोटी छोटी बातें तो उसको पता है सही गलत का, लेकिन जो अंतिम सत्य है, जो समग्रता में कहें, इन टोटलिटी कहे, बहुत व्यापक स्तर पे कहे, वो उसको ज्ञान नहीं है। हो सकता है वो समझ ले कि भी चोरी से मुझे पैसा मिल जाएगा, तत्कालिक मेरी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन अंततः तो उसका नुकसान ही है। उसके पकड़ा भी जा सकता है, जेल भी हो सकती है, इज्जत भी जा सकती है। ऐसे ही शराब पीने वाले व्यक्ति का, उसको हो सकता है भी कुछ उसको आनंद आए शुरू में, लेकिन अंततः तो उसके पैसे का नुकसान है, उसकी इज्जत का भी नुकसान है, इज्जत सम्मान नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, और स्वास्थ्य का भी नुकसान है। तो सुकरात का ये कहना था कि भी कोई भी व्यक्ति अगर उसको ज्ञान हो जाए सही का और गलत का, तो वो गलत काम करना छोड़ देगा। तो ये कुछ पॉइंट थे उनके जीवन के। एक और टर्म वो यूज करते थे, यूडिमोनिया। जैसे हम मोक्ष की बात करते हैं, तो यूडिमोनिया एक ऐसी अवस्था भी जिसमें बड़ा सुखी जीवन हो, और सुकरात कहता था कि यूडिमोनिया को प्राप्त करना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सद्गुण, वर्च्यू एंड तर्क, लॉजिक। भी हम सद्गुण और तर्क के द्वारा ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति आई, लोग विद्रोह करने लगे, बच्चे भी उनकी बात मानने लगे और प्रश्न उठाने लगे, तो ज्यादातर लोग एथेंस के उनके विरुद्ध हो गए। तो उन पे मुख्यतः तीन लोग ज्यादा विरुद्ध थे, जो प्रभावी लोग थे। एक था मेलेटस, एक कवि था, एक राजनेता था, उसका नाम एनिटस था, और ऐसे ही एक लाइकोन था जो वक्ता था। तो मेलेटस ने उस पे मुकदमा चलाने के लिए आरोप लगाए। हालांकि कहा जाता है कि वो एनिटस के प्रभाव में था, राजनेता के प्रभाव में था। तो दो आरोप मुख्यतः उन पे लगे। पहला कि जो एथेंस के देवता हैं, स्थापित देवता हैं, जो पहले से चले आ रहे देवता है, भी उनका अपमान करता है ये सुकरात, और नए देवता स्थापित करता है। और दूसरा कि वो युवाओं को भ्रष्ट करता है। ये दो मुख्य आरोप लगे। अच्छा, उस समय एथेंस में ऐसा सिस्टम था कि आम जो नागरिक थे उनको जूरी बनने का अधिकार था, यानी वो ही निर्णय करते थे। तो 500 लोगों की जूरी बनाई गई। 2 बार वोटिंग हुई। पहली तो वोटिंग इस बात पे होनी थी कि क्या सुकरात दोषी है या नहीं है। तो इस पे 280 और 220 की वोटिंग हुई। 280 लोगों ने माना कि ये दोषी है, 220 ने माना कि दोषी नहीं है, यानी कम ही अंतर था। बहुत से लोग ये भी मानते थे कि सुकरात दोषी नहीं है। मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद फिर वोटिंग होती थी। उस समय एथेंस में जो आरोप लगाता था उससे पूछा जाता था कि क्या सजा दी जाए, और जिस पे आरोप लगते थे उससे पूछा जाता था कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या सजा दी जाए। तो जिसने आरोप लगाने थे, मेलेटस ने, उन्होंने कहा कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब सुकरात से पूछा गया, सुकरात के पास ऑप्शन थे, वो क्षमा मांग सकता था, ये कह सकता था कि मुझे देश निकाला दे दिया जाए, मैं बाहर चला जाऊंगा, ये कह सकता था कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब पूछा गया तो सुकरात ने कहा कि भी एथेंस भाग्यशाली है कि वहां मैं एक गैड फ्लाई की तरह आपको जागृत करता हूं। मैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता हूं, इसलिए मैं कोई अपने मतलब आरोप में ऐसे मानता नहीं। फिर भी उससे पूछा गया भी क्या सजा चाहिए, तो उसने कहा कि भी मुझे तो सरकारी खर्चे पे एथेंस को सारी उम्र भर के लिए मेरा खाना पीना मुफ्त में होना चाहिए। अब ये बड़ी अपमानजनक बात लगी उन सभी लोगों को कि हमारा ये तो उपहास करने वाली बात है। और फिर जो है उसको मृत्युदंड दे दिया गया। 360 140 के हिसाब से 360 लोग इस पक्ष में थे कि मृत्युदंड दिया जाए। अच्छा, जब मृत्युदंड की घोषणा हो गई और मृत्युदंड मिलना था, उसके बीच में 1 महीने का समय था। वहां एक कोई उनका पवित्र जहाज था, वो यात्रा पे गया हुआ था, और जब तक वो जहाज वहां एथेंस में नहीं आना था तब तक मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इस 1 महीने में फिर जो है जेल में ही वो अपना शुरू हो गया उनका जो है दर्शन शास्त्र की चर्चाएं शुरू हो गई। उसके मित्र आने लगे। उसका एक दोस्त था, बड़ा अमीर था, क्रीटो। उसने सारा प्रबंध कर लिया। उसने जो जेल के अधिकारी थे उनको भी रिश्वत दे दी। किसी तरह से उसने प्रबंध कर लिया कि मैं सुकरात को यहाँ से भगा सकता हूँ।
लेकिन सुकरात तैयार नहीं हुआ। सुकरात ने कहा कि मेरी सारी जीवन जो है, मैं लोगों को ये समझाता रहा कि वर्च्यू इज नॉलेज, मैं लोगों को ये समझाता रहा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और मैं कैसे भाग सकता हूं, तो मैं इससे बेहतर तो मैं मौत को ही स्वीकार करूंगा। तो एक हीमलोक एक पौधा होता था, जहरीला पौधा, तो उससे जो विष तैयार किया गया था हीमलोक से, वो उसको दिया गया। तो जब उसने विष पिया, सुकरात ने एक ही घूंट में कहते सारा विष पी लिया, और उसके अंतिम शब्द थे कि क्रीटो, उनका एक देवता था एस्क्लेपियस, के क्रीटो एक्सक्लेपियस का एक मुर्गा अभी बकाया है, तुम उसे चुकता जरूर कर देना। जो एस्क्लेपियस था ये चिकित्सा का देवता था, और वहां जो भी लोग बीमार हो जाते थे वो ठीक होने के बाद जो है इस देवता को एक मुर्गे के बलि दिया करते थे। तो यहाँ लगता है भी सुकरात ने कहना चाहा कि मैं वास्तव में, मेरा जीवन भी जो था वो भी एक बीमारी से ही तुलना की भी, अब शायद मैं जहर पीने के बाद ठीक महसूस कर रहा हूँ, या वो सोचता होगा कि मृत्यु जो है अंतिम पड़ाव नहीं है, आत्मा अमर है, मैं अगले उसमें जाऊंगा। मतलब जो भी हो, उसने अंतिम शब्द ये कहे कि क्रीटो, एक जो है मुर्गा जो है बलि देने के लिए देवता को जो बकाया है वो आपने चुकता कर देना है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इतिहास का एक किरदार है सुकरात, और आज भी हम जो है बहुत से कॉलेजेज में इस तरह की सुकराती पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो एक वो शहर, जिस शहर के लोगों को उसने जगाना चाहा, उसी शहर ने उसको मौत की सजा दी, और आज इतने वर्षों के बाद हम जो है उनका वर्णन कर रहे हैं और मान रहे हैं कि वो अपनी जगह सही थे। तो भारत के या विश्व के जो महान लोग हैं, इस श्रृंखला में जब अगली बार आऊंगा मैं तो किसी और महान व्यक्ति की बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।